नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। तो आदिकाल में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि उसका नामकरण, आदिकाल का नामकरण किस प्रकार आदिकाल पड़ा। इसके पहले हम लोग कुछ वीडियो में देख चुके थे, उसके आगे हम लोग आ जाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं आदिकाल। तो आदिकाल का नामकरण, एक हेडिंग डाल लीजिएगा, नामकरण। ठीक, नामकरण किस आधार पर पढ़ा, तो हम लोग पढ़ते हैं कि काल विभाजन। जब काल विभाजन कालानुक्रम पद्धति जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे पहले एक आते हैं रचनाकार जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन आते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, ग्रियर्सन, ठीक है, वे क्या करते हैं कि जो काल विभाजन करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो 11 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें उन्होंने आदिकाल का नाम क्या दिया था? चारण काल। क्या दिया था? चारण काल। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग उसी कालानुक्रम पद्धति में दूसरे रचनाकार मिश्र बंधुओं को पढ़ते हैं। तो हम लोग दूसरे कौन से हो जाएंगे? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु में हम लोग देखते हैं तो इन्होंने 5 कालखंड और 8 उपखंडों में विभाजित किया था। तो उसमें पहला जो उनका था आदिकाल, उन्होंने नाम क्या दिया था उसका? तो उन्होंने दिया था प्रारंभिक काल, सॉरी आरंभिक काल। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आता है प्रारंभिक और आरंभिक। तो आरंभिक काल मिश्र बंधुओं का था, प्रारंभिक गणपति चंद्रगुप्त का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घुमा कर देता है। ठीक है, तो आरंभिक काल में होगा, आरंभिक काल। फिर हम लोग के तीसरे रचनाकार, हम लोग इसके बाद कौन सी पद्धति पढ़ते हैं? तो विधेय पद्धति। तो विधेय पद्धति में हम लोग देखते क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ही विधेय पद्धति में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि उन्होंने आदिकाल का नाम क्या दिया। तो इन्होंने आदिकाल का नाम जो दिया था वीरगाथा काल, और उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर ही दिया था। तो उस प्रवृत्ति में उन्होंने 12 रचनाएं ली थी। वीरगाथा काल करने के लिए 12 रचनाओं को आधार माना था। तो वो भी आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले जो वीडियो में पढ़ाया था तो उसमें ये चीज मैंने कहा था कि वहीं पर बताऊंगा जहां पर इसकी आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक, तो इन्होंने क्या माना था? वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। कुछ लोग कहेंगे कि आदिकाल भी बोला था। तो आदिकाल इन्होंने क्या क्या था, वो काल के हिसाब से बांटा था, लेकिन यहाँ पर प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने वीरगाथा काल, और प्रधानता भी इसी को दिया था इन्होंने, प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, तो इन्होंने 12 रचनाओं को जो आधार माना था वीरगाथा काल करने के लिए, वे रचनाएं हम लोग आज देख लेते हैं। तो वे रचनाएं कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? खुमार रासो। ठीक, दूसरा हो जाएगा विसल देव रासो। और तीसरा हो जाएगा परमान रासो। चौथा क्या हो जाएगा आपका? तो चौथा हम लोग पृथ्वीराज रासो रख लेते हैं। पांचवा हम लोग देख लेते हैं तो हम्मीर रासो, हम्मीर रासो। छठवां जो हो जाएगा हम लोग का, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, छठवां जो हो जाएगा हम लोग का विजयपाल रासो, विजयपाल रासो।
ठीक, ये 6 है, ये क्रम से है, ठीक है। और फिर उसके बाद 7वां नंबर हम लोग देख लेते हैं, फिर 8 9 10 11 12, ठीक। तो हम लोग 7वां देख लेते हैं, तो हो जाएगा कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली। ये तीनों जो है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, ये तीनों ही विद्यापति ने ही लिखा था। और फिर उसके बाद जय मयंक, जय मयंक जस चंद्रिका, नहीं दिखा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, ये नहीं दिखा होगा, तो जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक। और फिर उसके बाद जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश, ठीक। और फिर लास्ट रहेगा खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां, ठीक। तो इन 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को वीर गाथा काल की संज्ञा दिया था, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे इसको मैं डाल देता हूँ। इसके आगे जो आएंगे हमारे विधेय पद्धति के बाद हम लोग कौन सी पद्धति पढ़े थे, आप लोग बताइए। तो हम लोग पढ़े थे आलोचनात्मक पद्धति। तो आलोचनात्मक पद्धति किसका था, रामकुमार वर्मा जी का। चौथा कौन था, रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा। इन्होंने क्या कहा था, तो संधि और चारण दोनों का इन्होंने नामकरण किया था। आदिकाल का नाम क्या दिया था, तो संधि का, ये संधि, संधि का तथा चारण का, ठीक। ये दोनों नाम दिया था इन्होंने। विवेचन में चारण काल सिर्फ दिया था, इन्होंने क्या किया, संधि और चारण काल दोनों। फिर उसके बाद हम लोग समाजशास्त्री पद्धति पढ़े थे। तो समाजशास्त्री में कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि आदिकाल का नाम आदिकाल ही होना चाहिए, जो कि सर्वयुक्त है, ठीक है। तो इन्होंने किसमें कहा था, तो हिंदी साहित्य के उद्भव एवं विकास में कहा था, ठीक है। उसमें इन्होंने काल विभाजन किया था। फिर हम लोग 6वें नंबर पर किसको पढ़े थे, तो वो हमारा वैज्ञानिक आधार पर तो कौन थे, गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। तो गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने कौन सा, इन्होंने क्या कहा था आदिकाल को, तो इन्होंने कहा था प्रारंभिक काल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या कि इतना तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, अब इसके आगे हम लोग और भी देखेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो 7वां नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र भी क्या मानते हैं, तो आदिकाल ही मानते हैं। आदिकाल का सर्वयुक्त क्या नाम मानते हैं, आदिकाल। और ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था आदिकाल का नाम, ये सर्वमान्य भी है, ये याद रखिएगा। सर्वमान्य जो मत है वो कौन सा है, आदिकाल। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुंचे। तो हम मिटा देते हैं। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा। तो चंद्रधर शर्मा ने क्या माना था, 7 हो गया था, 8वां देख लेते हैं हम लोग। चंद्रधर शर्मा ने माना था अपभ्रंश काल। आदिकाल का नाम क्या माना था, अपभ्रंश काल। और इन्होंने एक और माना था, अपभ्रंश काल के बाद इन्होंने एक चीज और माना था, उसका नाम हम लोग देख लेते हैं। तो वो था पुरानी हिंदी काल। इन्होंने क्या किया, पुरानी हिंदी काल,
ठीक, अब नौवां देख लेते हैं, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो धीरेन्द्र वर्मा जी क्या मानते हैं, ये भी मानते हैं अपभ्रंश काल। क्या मानते हैं, अपभ्रंश काल, आदिकाल का नाम। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो मानते हैं आदिकाल का नाम बीज वपन काल। क्या मानते हैं, बीज वपन काल। ठीक, फिर 11 नंबर पर हम लोग एक और देख लेते हैं, विश्वनाथ प्रताप मिश्र। तो इन्होंने क्या माना था, तो वीर काल माना था। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल माना था, जबकि ये वीर काल माने थे। ठीक है, इतना तो काफी है, क्योंकि ज्यादा भी लिख देंगे तो ज्यादा याद करने में परेशानी होगी आप लोगों को। तो अब हम लोग देखते हैं तो और लोगों ने क्या क्या नामकरण करने के बाद अब हम लोग देखेंगे प्रथम कवि, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रथम रचना। तो यहाँ पर अगला हम लोग देख लेते हैं प्रथम कवि, आदिकाल के प्रथम कवि। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग शुरुआत में देखेंगे तो गार्सद दत्तासी से हम लोग शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का। ठीक है, तो वहां पर गार्सद दत्तासी ने कोई उल्लेख नहीं किया था। ठीक, और फिर उसके बाद शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर जो थे वो किसको मानते हैं, तो वो मानते हैं, हम लोग देख लेते हैं, तो वो मानते हैं पुंड्र पुष्य को। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, पुंड्र या पुष्य। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधु क्या मानते हैं, तो मिश्र बंधु भी पुंड्र या पुष्य को ही मानते हैं पहला कवि। किसका, आदिकाल का। आदिकाल क्या, वो हिंदी का पहले कवि की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आदिकाल का भी हो जाएगा और पूरे हिंदी साहित्य का भी प्रथम कवि कौन है, तो वो यही है। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने माना था मुंज कवि। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये टाइटल है। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी, तो ये भी मुंज कवि को ही मानते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग सर्वमान्य मत ले लेते हैं, ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर्वमान्य मत जो है वो आचार्य रामचंद्र और राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन का है। ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं सरहपा को, सरहपा या सरोज व्रज या राहुल भद्र, सरोज वज्र। ठीक है, राहुल भद्र, इनके कई नाम मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न है ये कि जैसे कि प्रथम कवि तो ये हो गया हिंदी साहित्य, तो प्रथम रचना भी इन्हीं की होनी चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी जो रचना का जो भी कविता है, जो भी पद है, वो पूर्ण रूप से मिले नहीं है, इसलिए क्या है, वो अपूर्ण है। ठीक, तो इसलिए प्रथम रचना जो है वो आचार्य देवसेन का माना जाता है। किसका, आचार्य देवसेन, वो जैन धर्म से थे। ठीक है, जैन साहित्य से, जैन धर्म के जैन साहित्य से। तो देवसेन की रचना का नाम क्या था, तो जो वो था श्रावकाचार। ये प्रथम रचना, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है यही सर्वमान्य है, और ये सर्वपा प्रथम कवि है जो सर्वमान्य है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं
तो अब यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आता है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे अब कि आदिकाल की जो विभाजन किया था आचार्य चंद्र शुक्ल ने, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। काव्य धाराएं, आदिकाल की काव्य धाराएं। तो काव्य धाराओं में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या नाम दिया उनका, और क्रम भी देख लेते हैं एक बार। तो आदिकाल की काव्य धाराएं, हेडिंग डाल लीजिए हम लोग, आदिकाल या आदिकालीन काव्य धाराएं, कुछ भी कर लीजिए, काव्य धाराएं, ठीक। तो आदिकालीन काव्य धाराओं में हम लोग देखेंगे आज कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला क्या नामकरण किया। तो उन्होंने पहला नामकरण किया सिद्ध साहित्य काल, सिद्ध साहित्य, पहला नाम दिया सिद्ध साहित्य, ठीक। फिर दूसरा दिया उन्होंने रासो, ठीक है। ये क्रम अनुसार नहीं है, अभी मैं क्रम बता दे रहा हूं उनका, ठीक है। रासो साहित्य। फिर तीसरा दिया इन्होंने रास साहित्य, ठीक। चौथा नंबर रास हो गया हम लोग का। फिर उसके बाद हो जाएगा हम लोग का ये लौकिक, लौकिक साहित्य, और फिर उसके बाद हो जाएगा हम लोग का नाथ साहित्य, नाथ साहित्य। और हम लोग एक अलग से पढ़ेंगे जो अन्य है, उसको अलग से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका विभाजन नहीं किया था, तो वो अपभ्रंश, अपभ्रंश साहित्य को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, अपभ्रंश साहित्य, ठीक। ये अपभ्रंश साहित्य जो है उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, तो जैसे ये सिद्ध साहित्य है, तो ये बौद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध साहित्य। और रासो साहित्य को हम लोग क्या जानते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ये 3, 1 2 3, ये रास को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जैन साहित्य, और ये फिर हो जाएगा हम लोग का नाथ साहित्य को शैव साहित्य के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि एक एक हम लोग काव्य धारा को उठाएंगे आदिकालीन की। जैसे सिद्ध, तो सिद्ध को पढ़ेंगे, फिर रासो, रास, लौकिक, नाथ, इस प्रकार हम लोग एक एक को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे हम लोग किसी एक टॉपिक को लेकर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।